हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक अगर आप इसके ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो लास्ट टाइम 17.35 पे ओपन हुआ और 17.10 का लो और हाई नहीं बनाया और 17.25 के ऊपर बंद हुआ। अगर इस बैंक के मार्केट कैप की बात करें 32,606 करोड़ रुपए। अच्छा, यहाँ पे एक लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने डिविडेंड क्यों नहीं पे किया, क्योंकि लगभग सारे सरकारी बैंकों ने लगभग जितने भी प्रॉफिटेबल हैं उन सभी ने डिविडेंड पे किया है, तो फिर आईओबी ने क्यों नहीं किया? तो ये भी जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के क्वार्टर 4 में काफ़ी बढ़िया नतीजे, काफ़ी बढ़िया नंबर्स आए हैं। 552 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 2021 के सेम क्वार्टर से अगर आप देखिएगा तो 58% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके बॉटम लाइन में, यानी नेट प्रॉफिट के अंदर। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्रॉफिट में इतनी शानदार जो जंप देखने को मिली है, इसके पीछे कारण ये है कि बैड लोन्स जो हैं इनके, उसके रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है। इसके अलावा जो इन्होंने टोटल प्रोविजनिंग करी है, ध्यान 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 दीजिएगा, टोटल प्रोविजनिंग। बैड लोन्स के अगेंस्ट प्रोविजनिंग जो होती है वो तो ठीक है, लेकिन टोटल प्रोविजनिंग में और भी तरीके के प्रोविजंस बैंक करता है। उन सभी को मिला करके अगर हम देखें तो जो टोटल प्रोविजनिंग है उसमें गिरावट है, राइट। और एवरेज लेंडिंग ग्रोथ इनकी काफ़ी शानदार देखने को मिली है, इस बार काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इनका बॉटम लाइन 58% से ग्रोथ किया है। बैंक के एनुअल नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यानी पूरे FY 2022 के अंदर जितने भी क्वार्टर्स हैं, चारों क्वार्टर्स का मिला के देखें तो 1709 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि एक साल पहले FY 2021 में 831 करोड़ का था। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो पार्था प्रतिम सेन गुप्ता, ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ये टारगेट करके चल रहे हैं कि जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है FY 2023, इसके अंदर हर क्वार्टर में ये 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करना चाहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि RBI ने जो 40 बेसिस पॉइंट्स से रेपो रेट बढ़ाया था, उससे क्या बिजनेस इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकों के ऊपर? ऑब्वियसली पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इन बैंक्स के ऊपर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा RBI चार्ज करेगा, तो ऑब्वियसली बैंक्स भी आगे जिसको लोन देते हैं ये भी कहेंगे कि हमें भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो फिर कस्टमर्स थोड़े से मतलब उतना ईजीनेस नहीं फील करेंगे जितना कि वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना ईजीनेस फील कर रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस मैनेजिंग डायरेक्टर का बोलना है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है रेपो रेट की बढ़ने की वजह से। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने टोटल बैड लोन्स से लगभग 1386 करोड़ की रिकवरी करी, कुछ राइट ऑफ भी किए अकाउंट्स का। टोटल प्रोविजनिंग, अब ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं ऊपर जहाँ मैंने आपको हाईलाइट किया था टोटल प्रोविजनिंग को लेकर के, अगर हम बात करें इस बार इनके इस क्वार्टर के अंदर, तो टोटल प्रोविजनिंग इन दिस क्वार्टर मॉडरेट होकर के 1014 करोड़ की आई है। अगेंस्ट एक साल पहले अगर आप देखें तो इनकी टोटल प्रोविजनिंग 1381 करोड़ की आई थी। बैड लोन के अगेंस्ट जो प्रोविजनिंग करी है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बड़े ज़्यादा इंक्रीज आप देख सकते हैं। एक साल पहले इन्होंने जो बैड लोन्स के अगेंस्ट प्रोविजनिंग करी थी 157 करोड़ थी, और इस बार इनको 569 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ा। ये बैड लोन्स के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी टोटल जो इन्होंने प्रोविजनिंग करी उसमें गिरावट है। देख रहे हैं यहाँ पे, मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? इम्पोर्टेंटली मैंने आपको हाईलाइट करके ये चीज़ बताई है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, टोटल प्रोविजनिंग और बैड लोन के अगेंस्ट प्रोविजनिंग, राइट। तो टोटल प्रोविजनिंग के अंदर ही बैड लोन आता है, लेकिन बैड लोन एक अलग सेगमेंट है।
अगर हम दोस्तों यहाँ पे लोन प्रोविज़न, बैड लोन्स प्रोविज़न के अंदर राइज़ की बात करें, यानी जो ऊपर देखा आपने 157 से बढ़ करके इनको इस बार 569 की प्रोविजनिंग करनी पड़ी। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे ऑब्वियसली कारण है कि बैड लोन्स को टैकल करने के लिए ऑब्वियसली बैंक्स अपने प्रोविजन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हो सकता है इनको ये लग रहा हो कि जो स्कोप ऑफ रिकवरी है वो बिल्कुल ही कम है, तो ऑब्वियसली प्रोविज़न बढ़ा देते हैं लोग। और प्रोविज़न कभी भी बैंक बढ़ाता है तो अपने प्रॉफिट से ही निकाल के उसको बढ़ाता है। तो अगर ये प्रोविजनिंग कम करनी पड़ती बैड लोन्स के अगेंस्ट तो और इनका प्रॉफिट बढ़ जाता। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें तो बैड लोन्स के अगेंस्ट जो प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ाया है, इसकी वजह से इनका जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो है पीसीआर वो इम्प्रूव होकर के 91.7% तक देखने को मिला, राइज होकर के। एसेट क्वालिटी की बात करें तो 9.82% का जीएनपीए इस पर आया, जबकि एक साल पहले 11.69% था। एनएनपीए, नेट एनपीए 2.65% आया, जबकि इससे पहले 3.58% था। दोस्तों बैंक ने डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात तो कर सकता था, लेकिन एक्यूमुलेटेड बेसिस पे 1700 करोड़ रुपए का लॉस कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से इसको डिविडेंड प्रपोज करने की परमिशन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर ये लॉस जो है ऑफसेट हो जाता है अगले क्वार्टर में तो मे बी कि आपको डिविडेंड भी मिले। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एडवांसेस के अंदर 12% की ग्रोथ दिखाया है बैंक ने, जो कि इंडस्ट्री का जो एवरेज है 11% है, उससे कहीं ज़्यादा है 1%, राइट। और इसकी वजह से इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है बूस्ट होकर के 2688 करोड़ की देखने को मिली, अगेंस्ट 2446 करोड़ अर्लियर। ग्रॉस एडवांसेस अगर आप देखें तो ग्रॉस एडवांसेस के अंदर 1.56 लाख करोड़ का टोटल अमाउंट देखने को मिला। टोटल इनकम बैंक की जो है 5719 करोड़ श्रिंक करके देखने को मिली, अगेंस्ट 6074 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है। इसके पीछे दोस्तों अदर इनकम सोर्सेज का जो कॉलम होता है बैंक्स का, उससे जो इनकम आती है बैंक्स को वो इस बार इस बैंक को कम देखने को मिली, जिसकी वजह से टोटल इनकम में श्रिंकेज देखने को आपको मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 6.4% तक गिर के देखने को मिला, एट 1614 करोड़ इन मार्च क्वार्टर, अगेंस्ट 1724 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड, यानी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। ओके, तो बैंक को ये जो है डेटा जो है बहुत ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। और आपको पता है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक को आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया है। ऑब्वियसली बैंक अपना बिजनेस अच्छा कर रहा है तभी तो ऐसा हुआ है, और देखिए नंबर्स बता रहे हैं अच्छा तो कर ही रहा है। बस ये एक्यूमुलेटेड लॉस अगर कैरी ना कर रहा होता ना तो फिर आपको लोन जरूर आपको डिविडेंड जरूर दे सकता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लेकर के तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है। बाकी अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।